दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र विषय के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। एक परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम इस रेखा चित्र को देखते हैं। यह दुनिया का एक मैप है जो दर्शाया गया है। अर्थशास्त्र की समझ से हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। इसमें विश्व के सभी देशों को दर्शाया गया है और उनकी जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है 2014 की, उसको दर्शाया गया है। और इसके आधार पे हम देखते हैं कि विश्व को हमने विभिन्न भागों में विभाजित किया है। इसके कुछ क्षेत्रों में जो वृद्धि की दर है जीडीपी की, वो 10% या उससे अधिक भी देखने को मिल रही है। और कुछ क्षेत्रों में जो जीडीपी है वो ऋणात्मक भी हमें देखने को मिलता है। तो हम अर्थशास्त्र की समझ के साथ हम इस तरह से के जो विवरण हैं उनको समझ सकते हैं कि हम जो है हमारे देश का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास, जीडीपी का विकास किस प्रकार से करें ताकि हम अपने जीवन स्तर को उन्नत कर सकें। अर्थशास्त्र जैसे विषय हमें इस तरह की समझ विकसित करने में हमारी सहायता करते हैं। और इस आधार पे हम जो है विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं और अधिक से अधिक जो है वृद्धि प्राप्त करने के उपाय अपनाते हैं। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र विषय के बारे में। देखिए, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और यह जो सामाजिक विज्ञान है, यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उनके वितरण, उनके विनिमय और उपभोग का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत में अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है और जिसका अध्ययन अर्थ जो बनता है वो है धन का अध्ययन। तो किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र के में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। अब अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। अर्थशास्त्रीय विवेचन का प्रयोग समाज से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अपराध में, शिक्षा में, परिवार में, स्वास्थ्य में, कानून में, राजनीति में, धर्म में, सामाजिक संस्थान में, युद्ध आदि में। अब सबसे पहले हम परिभाषाओं की बात करें। प्रोफेसर सैमुअल्सन नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र कला समूहों में प्राचीनतम और विज्ञान समूहों में नवीनतम, वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। ये अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने एक भूमिका व्यक्त की है कि अर्थशास्त्र का क्या अध्ययन है। अब देखिए, इस रेखा चित्र के माध्यम से हम यह अर्थव्यवस्था में जो मनी है, धन है, उसका जो चक्रण सर्कुलेशन है, उसके बारे में दर्शाया गया है कि धन का चक्र किस प्रकार से घूमता है। जैसे हमारे शरीर में खून, रक्त का प्रवाह होता है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के रक्त यानी मनी का प्रवाह जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से होता है। हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे की कक्षाओं में हम उसके बारे में विस्तृत रूप से बात करते हैं। सबसे पहले बात करें इसके परिचय की। ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि मनुष्य जाति के रोज़मर्रा के जीवन का अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र में किया जाता है। मार्शल ने पाया कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियाँ ही प्रभावी होती हैं। इसलिए समाज को समझने और उसे बेहतर जानने के लिए हमें इसके आर्थिक आधार को समझने की आवश्यक है। लियोनेल रॉबिन्सन ने भी इसकी एक परिभाषा दी है। वह विज्ञान जो मानव स्वभाव का वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों और उनके प्रयोगों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, वह अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं भी काफ़ी प्रासंगिक हैं। ये जो अर्थशास्त्र है, उपलब्ध संसाधन सभी मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने में
असमर्थ रहता है। इसलिए दुर्लभता और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के कारण ही अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता बनी रहती है। अतः इस विषय प्रेरकों और संसाधनों के प्रभाव में विकल्प का अध्ययन भी अर्थशास्त्र में हम करते हैं। इसके साथ साथ हम अर्थशास्त्र में केवल अर्थ की बात ही नहीं करते, बल्कि हम इसमें कल्याण, सुख और शांति आदि जो गुण हैं, वेलफेयर के गुण हैं, उनकी भी हम चर्चा करते हैं। और उसके साथ ही हम जो है केवल इकोनॉमिक मैन की बात नहीं करते, बल्कि हम वेलफेयर की बात भी शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम करते हैं, और जिसका उद्देश्य जो है विश्व का कल्याण होता है। अब अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन, इसकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के मध्य का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का संकेत इसकी परिभाषा से मिलता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, और ये हम बात आगे कर चुके हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने, जिसे हम जो अर्थशास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, 1776 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, किताब का नाम है, इसे सामान्य भाषा में धन का विज्ञान भी कहा जाता है, उसे वेल्थ ऑफ उसे जो है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। डॉक्टर मार्शल ने भी अपनी पुस्तक 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जो अर्थशास्त्र को कल्याण का अर्थशास्त्र के रूप में परिभाषित किया। ब्रिटेन के ही अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। मानवीय आवश्यकताएं असीमित है और उनको पूरा करने के साधन सीमित होने के कारण इसे हमें दुर्लभता के सिद्धांत माना गया है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है, और आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर्य ने अपनी पुस्तक अर्थमेधा में अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान भी माना है। अब महत्व की बात करते हैं। इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनेक प्रकार के महत्व होते हैं। सबसे पहले हम सैद्धांतिक क्या करें कि इसका क्या महत्व है। विधि के ज्ञान हेतु, सामान्य ज्ञान हेतु, सिद्धांतों में वृद्धि करने हेतु, तर्क शक्ति में वृद्धि करने, विश्लेषण शक्ति में वृद्धि करने और अन्य शास्त्रों के साथ संबंध स्थापित करने में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यवहारिक योगदान की बात करें, व्यवहारिक महत्व की बात करें, तो इससे उत्पादकों को लाभ मिलता है, श्रमिकों को लाभ मिलता है, उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है, व्यापारियों को लाभ मिलता है, सरकार को लाभ मिलता है, समाज सुधारकों को लाभ मिलता है, राजनीतिज्ञों को लाभ मिलता है, प्रबंधकों को मिलता है, विद्यार्थियों को लाभ मिलता है, देश के उत्थान में लाभ मिलता है, और वैज्ञानिकों को भी इससे लाभ मिलता है। अब अर्थशास्त्र के इतिहास की हम यदि अब चर्चा करें, तो सबसे पहले भारतीय संदर्भ में हम इसकी बात करेंगे। अर्थशास्त्र एक बहुत प्राचीन विद्या है। 4 उपवेद अति प्राचीन काल में बनाए गए थे। इन चारों वेदों में अर्थवेद भी एक उपवेद माना जाता है, परंतु जो अर्थवेद है, विष्णु पुराण में भी भारत की प्राचीन तथा प्रधान 18 विद्याओं में अर्थशास्त्र भी परिगणित की गई है। इस समय बृहस्पत्य तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र उपलब्ध है। अर्थशास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य बृहस्पति थे। उनका अर्थशास्त्र सूत्रों के रूप में प्राप्त है, परंतु उसमें अर्थशास्त्र संबंधी सब बातों का समावेश नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी एक ऐसा ग्रंथ है जो अर्थशास्त्र के विषय पर उपलब्ध क्रमबद्ध ग्रंथ है, इसलिए इसका महत्व सबसे अधिक है। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थों में अर्थ यानी धन संपदा भी एक शामिल है। चाणक्य सूत्र की बात करते हैं जो अर्थशास्त्र में है, उसमें देखिए अर्थशास्त्र के महत्व की चर्चा की गई है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जयस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा।
अर्थात सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ, अर्थ का मूल है राज्य, और राज्य का मूल है इंद्रियों पर विजय, इंद्रिय जय का मूल है विनय, और विनय का मूल है वृद्धों की सेवा। पाश्चात्य अर्थशास्त्र की बात करें तो वर्तमान रूप में विकास पाश्चात्य देशों में, विशेष रूप से इंग्लैंड में हुआ। एडम स्मिथ वर्तमान अर्थशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। राष्ट्रों की संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में एडम स्मिथ ने लिखा। उसके बाद में माल्थस, रिकार्डो, जे.एस. मिल, जेवेंस, कार्ल मार्क्स, सिज्विक, मार्शल, वॉकर, टासिंग, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र संबंधी विषयों पर सुंदर रचनाएं की, परंतु अर्थशास्त्र को एक निश्चित रूप देने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को प्राप्त है। यद्यपि प्रोफेसर मार्शल से अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में मतभेद है। पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों में अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में 3 दल निश्चित रूप से दिखाई पड़ते हैं। पहला दल प्रोफेसर रॉबिन्स का है, जो अर्थशास्त्र को केवल विज्ञान मानकर यह स्वीकार नहीं करता कि अर्थशास्त्र में ऐसी बातों का विचार किया जाए जिनके द्वारा आर्थिक सुधारों के लिए मार्गदर्शन हो। दूसरा दल प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू आदि का है, जो को विज्ञान मानते हुए यह स्वीकार करते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय मनुष्य है, उसकी उन्नति के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता है उन सब का विचार अर्थशास्त्र में किया जाना चाहिए। परंतु इस दल के अर्थशास्त्री राजनीति से अर्थशास्त्र को अलग रखना चाहते हैं। तीसरा दल कार्ल मार्क्स के समान समाजवादियों का है, जो मनुष्य के श्रम को ही उत्पत्ति का साधन मानते हैं और पूंजीपतियों तथा जमींदारों का नाश करके मजदूरों की उन्नति चाहते हैं। वह मजदूरों का राज भी चाहते हैं। तीनों दलों में अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में बहुत मतभेद है। अब आधुनिक आर्थिक इतिहास की हम बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध छिड़ा और विश्व 2 ध्रुवों में बंट गया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, स्पेन एक तरफ थे। ये सभी देश लोकतांत्रिक थे। यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया। लोगों को व्यापार करने की खुली छूट थी, शेयर बाजार में पैसा लगाने की छूट थी। इन देशों में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनी। इन कंपनियों में नए नए अनुसंधान हुए। विश्वविद्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, उद्योग, बैंक आदि सभी क्षेत्रों में जमकर तरक्की हुई। ये सभी देश दूसरे देशों से व्यापार को बढ़ावा देने की नीति को स्वीकार करते थे। 1945 के बाद से इन सभी में खूब विकास या तरक्की हुई। दूसरी तरफ बात करें, रूस, चीन, म्यांमार, पूर्वी जर्मनी सहित कई और देश थे जहां समाजवाद की अर्थनीति अपनाई गई थी। यहाँ पर आर्थिक अधिकांश उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण था। उद्योगों से होने वाले लाभ पर सरकार का अधिकार था। सामान्यतः ये देश दूसरे लोकतांत्रिक देशों के साथ बहुत कम व्यापार करते थे। इस तरह की अर्थनीति के कारण यहाँ के उद्योगों में अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। आम लोगों को भी लाभ कमाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था और आर्थिक विकास की जो दर थी वो काफ़ी कम थी। 3 अक्टूबर 1990 को पूर्व जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का विलय हुआ। संयुक्त जर्मनी ने प्रगतिशील पश्चिमी जर्मनी की तरह खुली अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को अपनाया। इसके बाद 1991 में सोवियत संघ या सोवियत रूस का विखंडन हुआ और रूस सहित 15 देशों का जन्म हुआ। रूस ने भी समाजवाद को छोड़कर खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया। चीन ने समाजवाद को पूरी तरह से तो नहीं छोड़ा, पर 1970 के अंत में उदार नीतियों को अपनाया और अगले 3 वर्षों में अगले दशकों में बहुत उन्नति की। चेकोस्लोवाकिया भी समाजवादी देश था। 1 जनवरी 1993 को इसका चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में विखंडन हुआ और इन्होंने समाजवाद को छोड़कर खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की अवधारणाएं, कंसेप्ट्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल्य यानी प्राइस वैल्यू।
मूल्य की अवधारणा अर्थशास्त्र के केंद्र में है। इसको मापने का एक तरीका वस्तु का बाजार भाव है। एडम स्मिथ ने श्रम को मूल्य के मुख्य स्रोत के रूप में परिभाषित किया। मूल्य के श्रम सिद्धांत को कार्ल मार्क्स सहित कई अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी सेवा या वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में प्रयुक्त श्रम के द्वारा प्रतिपादित होता है। अधिकांश लोगों का मानना है कि इसका मूल्य वस्तु के दाम निर्धारित करता है। दाम यह श्रम सिद्धांत मूल्य के उत्पादन लागत सिद्धांत को निकटता से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो इसमें बात करें, अन्य दूसरी अवधारणा जो है मांग और पूर्ति की अवधारणा है। ये आरेख आप बना हुआ देखिए, इस मांग वक्र और पूर्ति वक्र दर्शाया गया है, जिसकी हम चर्चा आगे की कक्षाओं में करेंगे। ये भी एक अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और हमें जो है अर्थशास्त्र में संतुलन स्थितियाँ बनाए रखती है। विरोधी शक्तियों में किस प्रकार से संतुलन या सामंजस्य स्थापित किया जाए, ये अर्थशास्त्र जो है हमें इस बात की समझ देता है। मांग आपूर्ति की सहायता से पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार में बेचे गए वस्तुओं कीमत और मात्रा की विवेचनात्मक व्याख्या और पूर्वानुमान हम जो है लगाते हैं। यह अर्थशास्त्र के सबसे मूल रूप प्रारूपों में से एक है। मांग और जो पूर्ति है उसे हम इस रेखा चित्र से हम देखते भी हैं। किसी नियत अवधि में किसी उत्पाद की वह मात्रा है जिसे नियत दाम पर उपभोक्ता खरीदना चाहता है, और आपूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जिसे नियत समय में दिए गए दाम पर उत्पादक या विक्रेता बाजार में बेचने को तैयार हैं। तो ये दोनों शक्तियाँ विरोधी शक्तियाँ हैं जिनका सामंजस्य स्थापित करना होता है। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हमें किन किन क्रियाओं को, आर्थिक क्रियाओं को शामिल करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले हम जो प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो अध्ययन किया है उसके आधार पे जो है उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है जो इच्छित वस्तु और उसके परिमित क्षेत्र के रूप में उपस्थित होते हैं, जिनका उपयोग वैकल्पिक या कम से कम दो प्रकार से किया जाता है। इसमें अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, यह कहा गया है। अर्थशास्त्र में मनुष्य के कार्यों के संबंध में विचार होता है। अर्थशास्त्र में उन्हीं कार्यों के संबंध में विचार होता है जिनमें इच्छित वस्तु प्राप्त करने के साधन परिमित होते हैं, यानी फाइनाइट होते हैं, और इन साधनों का उपयोग वैकल्पिक रूप से कम दो प्रकार से किया जाता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं की तृप्ति से सुख का अनुभव करता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छाओं को तृप्त करना चाहता है। इच्छाओं की तृप्ति के लिए उसके पास जो साधन, द्रव्य इत्यादि हैं वे परिमित यानी सीमित हैं। व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो, उसके धन की मात्रा अवश्य परिमित ही है। फिर वह इस परिमित साधन द्रव्य का उपयोग कई तरह से कर सकता है। इसलिए उपयुक्त परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्यों के उन सब कार्यों के संबंध में विचार किया जाता है जो वह परिमित साधनों द्वारा अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए करता है। इस प्रकार उसके उपभोग संबंधी सब कार्यों का विवेचन अर्थशास्त्र में किया जाना आवश्यक होता है। मनुष्य को अपने समय का उपयोग करने में की अनेक इच्छाएं होती हैं, परंतु समय हमेशा परिमित रहता है और उसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। मान लीजिए कोई मनुष्य सो रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई खेल रहा है, अलग अलग कार्य कर रहा है। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार इन कार्यों का विवेचन अर्थशास्त्र में होना चाहिए, क्योंकि जो समय सोने में या पूजा करने में या खेल में लगाया जाता है वह अन्य किसी कार्य में लगाया जा सकता था। मनुष्य कोई भी काम करे उसमें समय की आवश्यकता अवश्य पड़ती है और इस परिमित साधन समय के उपयोग का विवेचन अर्थशास्त्र में अवश्य होना चाहिए। प्रोफेसर रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसके अनुसार मनुष्य के
प्रत्येक कार्य का विवेचन, चाहे वह धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक ही क्यों ना हो, अर्थशास्त्र के अंदर आता है। इस परिभाषा को मान लेने से अर्थशास्त्र राजनीति, धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र की सीमाओं का स्पष्टीकरण बराबर नहीं हो पाता। ये प्रोफेसर रोबिन्स की परिभाषा के विस्तृत विवरण हम दे रखा है इसमें। अब प्रोफेसर मार्शल की बात करते हैं। प्रोफेसर मार्शल कल्याण का दृष्टिकोण रखकर अपनी परिभाषा प्रस्तुत करते हैं, परंतु इस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के ध्येय के संबंध में अपनी पुस्तक में ज़्यादा विचार नहीं दिए हैं। वर्तमान काल में पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र का क्षेत्र तो बढ़ा दिया, परंतु आज भी वे अर्थशास्त्र के ध्येय के संबंध में विचार करना अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर स्वीकार नहीं करते। अब तो अर्थशास्त्र को कला का रूप दिया जा रहा है। संसार में सर्वत्र आर्थिक योजनाओं की चर्चा की जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र का ध्येय क्या है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक सुखी होना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। वह चाहता है कि अपनी इच्छा जब तृप्त होती है तब सुख मिलता है, और जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब वह दुख का अनुभव करता है। धन या इच्छित वस्तु प्राप्त करने में सहायता मिलती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति धन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वह समझता है कि संसार में धन द्वारा ही सुख की प्राप्ति होती है। अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के लिए वह अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस धन को प्राप्त करने की चिंता वह प्राय यह विचार नहीं करता कि धन किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। इसका परिणाम यह होता है कि धन ऐसे साधनों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है जिनसे दूसरों का शोषण होता है, दूसरों को दुख पहुंचता है। इस प्रकार धन प्राप्त करने के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। पूंजीपति अधिक धन प्राप्त करने की चिंता में अपने मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देता, इससे मजदूरों की दशा बिगड़ने लगती है। दुकानदार खाद्य पदार्थों में मिलावट करके अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य को नष्ट करता है। चोर बाजारी द्वारा अनेक सरल व्यक्ति ठगे जाते हैं। महाजन कर्जदारों से अत्यधिक सूद लेकर, जमींदार किसानों से अत्यधिक लगान लेकर असंख्य व्यक्तियों के परिवारों को बर्बाद कर देते हैं। प्रकृति का यह अटल नियम है कि जो जैसा बोता है उसको वैसा ही काटना पड़ता है। दूसरों का शोषण कर या दुख पहुंचाकर धन प्राप्त करने वाले इस नियम को याद रखना भूल जाते हैं। जो धन दूसरों को दुख पहुंचाकर प्राप्त होते हैं, अंत में वह दुखी ही मिलता है। उससे सुख की आशा करना व्यर्थ है। यह सत्य है कि दूसरों को दुख पहुंचाकर जो धन प्राप्त किया जाता है, उससे इच्छित वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं और इन वस्तुओं को प्राप्त करने से सुख मिलता है, परंतु यह सुख अस्थायी है और अंत में दुख का कारण होता है। संसार में ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनका उपयोग करने से तत्काल तो सुख मिलता है, परंतु दीर्घ काल में उससे दुख की प्राप्ति होती है। जैसे मादक पदार्थ जो है, उसे तत्काल सुख मिलता है, लेकिन दीर्घ काल में हमें दुख की प्राप्ति होती है। सुख दो प्रकार के हैं। कुछ सुख तो ऐसे हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाकर प्राप्त होते हैं, इसके उदाहरण दिए जा चुके हैं, और कुछ सुख ऐसे हैं जो दूसरे को सुखी बनाकर प्राप्त होते हैं। अब आर्थिक क्रियाओं की बात करें। देखिए, आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व आते हैं। आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य के आधार पर 1933 में सर्वप्रथम प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। एक का नाम दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरी शाखा का नाम दिया समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग आदि समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में हम पढ़ते हैं। अब व्यष्टि के बारे में बात करते हैं। यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है जो व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग, विशेष वस्तु का मूल्य आदि का अध्ययन
करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। यह सीमांत विश्लेषण को महत्व देता है। समष्टि अर्थशास्त्र, देखिए यह तस्वीर समष्टि अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर J.M. कीन्स की है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, राजस्व, बैंकिंग, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय, रोजगार, आर्थिक नियोजन, आर्थिक विकास, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनका अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थशास्त्र के बड़े समूहों और औसतों का अध्ययन करता है, न कि विशेष मदों का। वह इन समूहों को उपयोगी ढंग से परिभाषित करने का प्रयत्न करता है, इनके पारस्परिक संबंधों को जांचता है। तो अर्थशास्त्र के ये दो अंग हैं। कीन्स के अनुवाद में के आधुनिक अर्थशास्त्री अब कुछ नए नामों से अर्थशास्त्र के विभिन्न अंगों का विवेचन करते हैं, जैसे पूंजी का अर्थशास्त्र, पूंजी निर्माण, श्रम अर्थशास्त्र, यातायात का अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, केन्जियन अर्थशास्त्र, अल्प विकसित देशों का अर्थशास्त्र, विकास का अर्थशास्त्र, तुलनात्मक अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र आदि। अब इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करें तो दुनिया में 3 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में काम करके लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी भारत जैसे देशों में हमें देखने को मिलते हैं। अब इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीतियों की चर्चा करें तो प्रत्येक देश, चाहे वह किसी भी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत काम करता हो, उसको विभिन्न आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, धन व आय की असमानता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मंदी आदि का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं के समाधान के लिए वो विभिन्न प्रकार की नीतियाँ अपनाता है, जैसे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, कीमत नीति, प्राइस पॉलिसी, आय नीति, इनकम पॉलिसी, रोजगार नीति, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। मुख्य अर्थशास्त्रियों के नाम ऊपर पढ़ भी चुके हैं हम, एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड कीन्स, कार्ल मार्क्स। भारतीय अर्थशास्त्रियों की अगर हम बात करें तो हमें जो है वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों, धर्मशास्त्रों, ग्रह सूत्रों, नारद, शुक्र, विदुर की नीति ग्रंथों और सर्वाधिक रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें आर्थिक विचार मिलते हैं। लेकिन आधुनिक भारत के मुख्य अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर दादा भाई नेहरू, महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, विश्वेश्वरैया, बाबा साहब अम्बेडकर, मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन, नरेंद्र जाधव के नाम हमें मुख्य रूप से मिलते हैं। सर्वोदय अर्थशास्त्र या महात्मा गांधी द्वारा प्रणीत तथा आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रयोग में लाई गई अर्थशास्त्र की वह विचारधारा अति आधुनिक है और भारतीयों की विशिष्ट देन है। इसे हम सर्वोदय अर्थशास्त्र के रूप में हम जानते हैं। इसके अंतर्गत ग्राम स्वराज्य, स्वावलंबन, सह अस्तित्व के प्रयोग और अहिंसक क्रांति जैसे विचार प्रमुख रूप से हैं। जयप्रकाश नारायण के ने कहा है कि भारत में ही नहीं, विश्व में कहीं भी कभी भी आर्थिक क्रांति ला सकते हैं। इनका प्रयोग नई शिक्षा के साथ भारत में हो रहा है। गणितीय अर्थशास्त्र की बात करें, आधुनिक अर्थशास्त्र आधे से अधिक गणितीय मॉडलों, साध्यों, समीकरणों, सूत्रों में बंध गया है। पूर्व में सांख्यिकी का प्रयोग अर्थशास्त्री ऐच्छिक रूप से करते थे, परंतु अब वह अर्थशास्त्र के हेतु अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त अर्थमिति यानी इकोनोमेट्रिक्स भी आर्थिक मॉडलों में पूर्ण रूप से विकसित हो रही है। प्रावेगिक रूप में इनपुट आउटपुट विश्लेषण से लेकर अर्थशास्त्र में गेम थ्योरी, टेक्निकल फ्लो तक निकाले जा रहे हैं।
आर्थिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने हेतु गणितीय औजारों का प्रयोग सब अर्थशास्त्री करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग तथा विभेदीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थशास्त्रीय गणितीय दृश्य प्रभावों के साथ साथ अदृश्य आर्थिक प्रभावों को भी दिखाने का प्रयत्न करते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से भी अर्थशास्त्र की जटिल समस्याओं को समाधान करने में आजकल कार्य किया जा रहा है। अल्प विकसित देशों की बात करें तो व्यवहारिक अर्थशास्त्र गरीब एवं साधन रहित देशों की व्यवहारिक समस्याओं को सुलझा रहा है। गुन्नार मिडल द्वारा कृतित एशियन ड्रामा संवत कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल के बाद सबसे बड़ा अर्थशास्त्रीय ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसमें अल्प विकसित देशों की समस्याएं के बारे में प्रकाश डाला गया। अर्थशास्त्र की यह विचारधारा भी द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद उभरी और इसका भी नित्य नवीन विस्तार हो रहा है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की उपादेयता के, यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं। अर्थशास्त्र का महत्व बड़ी तीव्र गति से दुनिया में बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार अर्थशास्त्र का पर लगभग 1000 ग्रंथ या लेख प्रति घंटे विश्व में प्रकाशित हो रहे हैं। तो इससे हमें जो है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता लगता है। राजनीति के बाद लोकप्रियता में अर्थशास्त्र का दूसरा स्थान है। अर्थशास्त्र का प्रयोग कल्याण के हेतु करना ही पड़ेगा, अन्यथा केवल भौतिक साधन जुटाने का लक्ष्य रखकर एक दिन यह जो है हमें सबको नुकसानदेह साबित होगा, ऐसा मानना है। और 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी हुई है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की मुख्य सीमाएं जो है कि अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वो कम निश्चित होते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नियम निश्चित नहीं होते, कम निश्चित होते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों क्षेत्र में पढ़ा जाता है। अर्थशास्त्र केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है और सामाजिक मनुष्य का अध्ययन करता है, वास्तविक मनुष्य का अध्ययन करता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, कानूनी सीमा के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करता है और दुर्लभ पदार्थों का भी अध्ययन करता है। यह नीचे कुछ महत्वपूर्ण जो संदर्भ ग्रंथ हैं उनके बारे में दर्शाए गए हैं। हम इनका अध्ययन विस्तृत रूप से कर सकते हैं।